दोस्तों, स्वागत है इंडियन पॉलिटी के PYQ के सीरीज में। तो इसमें हम लोग थ्योरी वाला भाग केंद्र राज्य संबंध का देख लिया था। अब हम इस लोगों का जो PYQ आता है, केंद्र सेंट्रल स्टेट रिलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और किस लेवल तक हमको तैयारी करनी है। तो आप इससे पहले के जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इंडियन पॉलिटी नाम से, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा हिंदी के तमाम कोचिंगों के टेस्ट पड़े हुए हैं। फिर से बिहार PCS के बारे में अगर प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए पड़े हुए हैं। और बिहार PCS के लिए मेंस अगर आपको पढ़ना है तो मेंस के लिए भी कल से क्लास, कल या परसों से चालू होगी। ठीक है, आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होती है उसको करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राधिकार प्राप्त होता है इनको? तो भारत के संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो भारत के संविधान से प्राप्त होता है प्राधिकार। ए आंसर सही है इसका। ठीक है, तो आपको पढ़ना होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो अनुच्छेद जो है भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच में विधायी संबंधों पर चर्चा करता है। और भाग 11 में ही अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उनकी व्याख्या होती है। और भाग 12 में 268 से 281 के बीच में सेंट्रल स्टेट रिलेशन के वित्तीय संबंध के बारे में होती है। तो वित्तीय संबंध भाग 12 में है, याद रखिएगा इसको। और अनुच्छेद 268 से 281 है। 280 में इसी में वित्त आयोग है। ठीक है, वित्त आयोग इसी में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किसमें दिया हुआ है? 5वीं अनुसूची में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में। तो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, सी आंसर सही है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, संघ सूची में अभी लगभग 100 विषय के आसपास है और राज्य सूची में 61 विषय है और जो समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है, मगर वर्तमान में थोड़ा चेंजेज है इसमें। क्यों चेंजेज है? क्योंकि कुछ संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो उस सब बातों को उस एग्जाम में उसमें पढ़ाया गया है केंद्र राज्य संबंध वाले वीडियो में। तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितना कितना दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? राज्य को है, राज्य तथा केंद्र को है, केंद्र को है या स्थानीय निकाय को है? तो केंद्रों को दी गई है अवशिष्ट संख्या। सी आंसर सही है। जो अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, मतलब कि जो 7वीं अनुसूची में जो विषय छूट गए हैं, 7वीं अनुसूची से जो भी विषय छूट गए हैं उनको कहाँ रखा गया है? तो उनको रखा गया है अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं उसको, जो केंद्र में निहित है। केंद्र उस पर कानून बना सकते हैं। जैसे स्पेस है, स्पेस एक अवशिष्ट विषय में आता है। तो स्पेस पे कौन कानून बनाएगा? तो सेंटर बनाएगा। ठीक है, सेंटर बनाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो कौन से हैं? तो सबसे पहला हम ऊपर देख के अभी आए हम लोग कि कौन सा इसमें है। तो कौन शक्तियाँ देख रहे हैं कि कौन शक्ति की बात कर रहा है ये? तो केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियों के वितरण है, तो भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन है 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? तो कितना है? तो 245 हम देख रहे थे, 245 और 246 इसी में बात कही गई है। ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका, ए वाला ए आंसर ठीक है। तो व्याख्या में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 245 में संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बारे में है, इसका विभाजन है। ठीक है, तथा 246 में सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को कौन से विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, इस प्रकार अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 46 जो है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। ए आंसर सही है इसका वाला। ठीक है, अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? तो भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग और जो अध्याय है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बात करता है? तो याद रखिएगा, विधायी की बात हो रही है। विधायी भाग 11 में है। अब भाग 11 का भाग 1 है कि भाग 2, अध्याय 1 है कि अध्याय 2 है, इसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहले विधायी शक्ति की बात हुई है, फिर प्रशासनिक शक्ति की बात हुई है। तो विधायी शक्ति भाग 1, भाग 11 और अध्याय 1 में है। ए आंसर इसका सही है। ठीक है, तो अध्याय 1 में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बारे में दिया हुआ है।
इनका अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है, ठीक है, 245 से लेकर 255 के बीच में है। और इसी में है, इसी के अंतर्गत 249 में राज्य सूची के विषय पर के संबंध में राष्ट्रपति के हित में विधि बनाने का की जो शक्ति है, राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो शक्ति संसद के पास है। 250 में भी शक्ति है, 251 में भी है, 252 में भी है, 253 में है, ठीक है। तो इसको सारा चीज़ डिटेल में बताया गया है उस वाले वीडियो में, हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाले वीडियो में। उसमें जो विधायी शक्तियाँ हैं उसमें बताया गया, उसको आप गो थ्रू करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो क्या क्या है इसमें, तो इससे क्वेश्चन पूछता है 249, 250, 251, 52, 53 से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको देख लीजिए जाके वीडियो, ठीक है। 6वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो संघ राज्य संबंधों से नहीं, तो सरकारी आयोग संबंधित था, राजमन्नार भी था, पूंछी आयोग भी था। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो थी, ये जो इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधार संबंधित थी, चुनाव सुधार से, तो यही नहीं है, चुनाव सुधार संबंधित है ये, ठीक। तो इसका सी वाला जो है आंसर होगा, सी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो राजमन्नार समिति कब बनी थी, तो 22 सितंबर 1969 में बनी थी। प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 से 69 में, जब हरित क्रांति का समय था, उसी समय प्रशासनिक सुधार भी आया था। सरकारी आयोग 83 में आया, जब वर्ल्ड कप भारत जीता था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 83 में, तो उस समय आया। और पूंछी आयोग जो था 2007 में आया, 2007 में भी वर्ल्ड कप जीता था इंडियन, धोनी के नेतृत्व में T20 वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। तो देख लीजिए, 2 तो वर्ल्ड कप पे समय आ गए लोग। अगला है 7वां कि निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। तो पाल एपलबी रिपोर्ट, राजमन्नार समिति, करारोपण प्रणाली, जांच आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो राजमन्नार जो है इन्हीं का जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन संबंधित है, इसका बी आंसर सही है। 7वें का राजमन्नार आयोग जो है संबंधित है। 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं था। तो सरकारी आयोग ने कौन कौन सी संस्तुति की थी, उसी के बारे में पूछा कि कौन सा इसमें शामिल नहीं था, 8वां नंबर है, ठीक है। तो पहला इसमें सरकारी आयोग ने पहला कहा था, ऑप्शन दिया है, सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। तो सक्रिय जो राजनीतिज्ञ हैं उनको राज्यपाल नियुक्त न किया जाए, पहला कहा था। तो पहला कहा था ये, ठीक है। दूसरा है राज्य सरकारों, ये राज्य सरकार लिखा हुआ है यहाँ पे, राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। तो ये भी सही है कि राज्यपाल का जो चुनाव हो, तो राज्यसभा जो पैनल गठन करे, एक पैनल गठन करे, उस पैनल के नाम पे उनका चुनाव किया जाए। तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा है अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने के वर्जित किया जाए। तो जो अवकाश प्राप्त राज्यपाल को लाभ का पद ग्रहण करने से अर्जित किया जाए, तो यही नहीं था, सी वाला नहीं था, ठीक है। इतना डिटेल राज्य के बारे में, वो राज्यपालों के बारे में नहीं गया था, वो राज्य के हित के बारे में हमेशा सोचते रहते थे सरकारी आयोग। डी वाला केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले किसी विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। समझ रहे हैं, केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले कोई को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। देखिए कितना बढ़िया बात कही गई, मगर ऐसा होता ही कहाँ है, उसमें तो और नियुक्त करते हैं सब। तो इसका सी आंसर सही है इसमें, ठीक है, सी आंसर सही है, याद रखिएगा। अगला है तो 1983 में सरकारी आयोग आया था, ठीक है। तो राज्यपाल के, इसको एक बार पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंस में पूछता है। तो पहला, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिए। उसे राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, राज्य के बाहर व्यक्ति होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। तथा राज्य उसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में, ठीक है। दूसरा है राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारण के अतिरिक्त बाधित नहीं करना चाहिए। तो 5 साल तक कार्यकाल उनका रह देना चाहिए, उसके बीच में उनको बाधित रोकना नहीं चाहिए। तीसरा है राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। चौथा है ऐसे कि व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो। तो ये जो उसमें दिया था ऑप्शन वाला, तो ये बात कही थी इन्होंने, काफ़ी बढ़िया पॉइंट था, मगर सब लोग फॉलो नहीं किए, कुछ ही पॉइंट फॉलो किया गया, ठीक है। 9वां है भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट पर प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है। तो केंद्र राज्य संबंधों के विषय में कौन सा है, तो राजमन्नार है, सरकारिया है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन भी है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है, ये है कि नहीं है बताइए।
तो ये नहीं है, ठीक है। तो 3 कमीशन थे इस पर, तो सरकारिया है, राजमन्नार कमेटी है और सरकारिया है और आनंदपुर है, 3 है, ठीक है। जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन रिपोर्ट थी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित थी, ठीक है, संबंध से नहीं थी, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित थी। तो 1, 2, 3 सही है, ए आंसर इसका सत्य है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुति प्रस्तुत की थी? तो राजमन्नार, सरकारिया, तारकुंडे समिति। तो राजमन्नार और सरकारिया की थी, तो 1, 2 इसका सही है, बी आंसर सही है, ठीक है। जो तारकुंडे समिति थी ये चुनाव सुधार संबंधित थी, चुनाव सुधार से, ठीक है, चुनाव से संबंधित थी, याद रखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पे निर्भर करता है? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं पर, न्यायिक व्याख्यानों पर, बातचीत के लिए, यंत्र विन्यास पर। तो सभी पे करता है, डी इसका आंसर सही है, सभी चारों पे करता है। 11वां का डी आंसर सही है, सभी चारों पे करता है। तो केंद्र राज्य संबंध का जो निर्भर करता है संवैधानिक प्रावधान पे तो निर्भर भी है, परंपराओं तथा व्यवहार अगर सही है तो केंद्र राज्य संबंध भी सही होंगे। न्यायिक व्याख्यान, अगर न्यायालय ने किसी व्याख्यानों में कुछ कहा है, किसी न्याय निर्णय वाले मामले में कुछ कहा है तो उसको भी फॉलो किया जाता है। और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास जो है, जो मामला सुलझाने के लिए बनाया जाता है, जैसे इंटर स्टेट कमीशन है, ये सब जो इंटर स्टेट काउंसिल है, जोनल काउंसिल है, इस तरह के जो तंत्र होते हैं उन पे भी निर्भर करता है। तो चारों ही सत्य है, इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, अगर पढ़ना चाहते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं कि भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं, व्यवहारों, न्यायिक व्याख्यानों तथा परस्पर बातचीत आदि पर निर्भर करता है। क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ भौगोलिक संरचना समान नहीं है, राज्यों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, इसी को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्यों के साथ अपना संबंध निर्धारित करता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? तो पहला है राज्य में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय। तो किस कारण से जो है नियंत्रण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? किस कारण से जो राज्य है केंद्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है, क्या लगता है आपको? तो राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का जो अभाव है, इसके कारण दृढ़ दलीय अनुशासन जो है वो नहीं है, कोई किसी पार्टी में घुस जा रहा है, कोई किसी पार्टी में घुस जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता जो है ये भी उनको कर रही है। क्षेत्रीय दलों के उदय से क्या होता है कि ये नहीं है शामिल है इसमें। क्यों नहीं शामिल है? जब क्षेत्रीय दल उदय होता है तो अपने क्षेत्र का जो डिमांड है उसकी मांग करता है वो, और विरोध भी करता है, तो इस वजह से ज़्यादा वो लोग नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाते, ठीक। तो चौथा सही नहीं है, इसका सी आंसर सही है, 1, 2, 3 इसका सही है। यही कारण है कि ये लोग मतलब नियंत्रण ज़्यादा बढ़ रहा है केंद्र का, ठीक है। अब कथन और कारण वाला क्वेश्चन 13 नंबर का है, कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है, ठीक है। कारण क्या है? तो राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? तो पर्याप्त साधन नहीं है तभी है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है, तो दोनों ही सत्य हैं इसमें, और व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर इसका सही है। क्योंकि राज्यों के पास विकास के कार्यों के पर्याप्त संसाधन होते तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में ज़्यादा बातचीत कोई नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि केंद्र हमको कम पैसा दे रहा है, राज्य फलाने राज्य को ज़्यादा दे रहा है, मुझे कम दे रहा है। जैसे साउथ वाले जो राज्य हैं वो बार बार ये लगाते रहते हैं इल्ज़ाम कि हम लोग डेवलपमेंट ज़्यादा किए हैं, फिर भी टैक्स भी ज़्यादा देते हैं, मगर हम लोगों को जो पैसा मिलता है वो कम मिलता है केंद्र की तरफ से। तो इसका वो लोग बार बार कहते रहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच वितरित होता है? तो कौन सा ऐसा कर है? निम्नलिखित में कौन सा केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच वितरित होता है? वो कौन सा कर है भाई? तो कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में भूमि शुल्क तय नहीं है। रेलवे किराए और भाड़े पर ये तो पूरा केंद्र सरकार का है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का क्रय विक्रय भी गलत है। कृषि आय को छोड़कर अन्य आयकर जो होता है वो है, डी आंसर इसका सही है, ठीक है, डी आंसर इसका सही है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड 1 में वर्णित है कि कृषि आय से भिन्न आय पर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे
इसी अनुच्छेद के खंड 2 में उपबंधित करता है कि रीति से संबंध और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। तो रीति से एक नियम से वितरित किए जाएंगे। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया जाता है अधिकतर कनाडा के संविधान के अनुसार, अमेरिका के संविधान के अनुसार, भारत शासन अधिनियम के 1935 के अनुसार या स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसके अनुसार किया जाता है ये। तो भारत सरकार 1935 के अधिनियम के अनुसार किया जाता है। सी एस सही है, इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी इसको पूछ सकता है, पुराना भी हो गया है, इसको पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है वो भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के द्वारा होता है, उसके अनुसार होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर आपको पढ़ना होगा तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान में भाग 12 में वित्तीय संबंध के बारे में बताया, 268 से 281 के बीच में केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया है। इसी में वर्णित है 1.5 चीज़ें। ठीक है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कौन सा है। तो राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं। तो राज्य संघ सूची पर अधिकार नहीं रखते हैं भाई। ठीक है। और क्या राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, तो ये भी गलत है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन, ये भी गलत है। तीनों सूचियों के विषय में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्था को प्रधानता दी गई जाती है। तो इसका डी आंसर सही है कि तीनों सूचियों के विषय में परस्पर जो व्यापन होने से संघीय व्यवस्था को प्रधानता मिलती है। इसका डी आंसर सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो कहाँ लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 254 में व्यवस्था की गई है कि सूचियों के विषय में विधि बनाना में केंद्र राज्य और यदि असंगति होती है तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होती है। ठीक है, जो विरोध होता है उसका तो शून्य हो जाती है। 17 है, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं कि 254 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि सूचियों के विषय में अगर विधान बनाने में केंद्र और राज्य में यदि असंगति होती है तो राज्य द्वारा बनाई गई जो विधि है वहाँ तक वो शून्य होगी जहाँ तक वह केंद्र की विधि का विरोध कर रही है। ठीक है। तो केंद्र की विधि को प्रधानता मिलती है यहाँ पे राज्य की विधि के ऊपर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने के लिए शक्ति रखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसको हम बताए भी थे अपने जो विधायी रिलेशन था उसमें हम बताए थे कि नहीं रखते हैं और ये विदेश से ऋण नहीं ले सकते। अगर भारत के अंदर ही इनको ऋण लेना है तो तभी ऋण ले सकते हैं अगर केंद्र सरकार का इनके पास ऋण न हो। अगर केंद्र सरकार का ऋण है इनके पास तो केंद्र सरकार के पूछ के ही ऋण लेंगे, अदरवाइज इनको ऋण नहीं मिलेगा, ऋण नहीं ले सकते ये। तो संविधान के 292, 293 में केंद्र और राज्यों के उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संचित निधि साख पर केंद्र देश के भीतर, ठीक है, भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशी ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेश से ऋण नहीं ले सकता। ठीक है, याद रखिए विदेश से ऋण नहीं ले सकता है वो। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कर भारत में संघ द्वारा उद्गृहित संग्रहित किए जाते हैं परंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। तो कौन से कर हैं ऐसे। तो ये कर तो एक तो हमने देखे थे कि कृषि आय को छोड़कर बाकी सारे कर जो थे वो आते हैं इसमें, मगर अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल क्रय और विक्रय पर कर जो है ये नहीं है। ये भी है अंतर्राज्यीय व्यापार पर वाणिज्य के दौरान माल के पोषण पर कर। ठीक है, तो दोनों ही सत्य है, इसका सी से सत्य उपयुक्त दोनों ही मामले में इसमें जो है भारत में संघ द्वारा उद्गृहित किया जाता है इसको और संग्रहित भी किया जाता है, इसको लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है, परंतु राज्यों को सौंप दिया जाता है दोनों कई कर, जो पहला है दूसरा है, दोनों कर को ऐसा ही होता है। तो इसका जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 269 क के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल के क्रय और विक्रय पर कर तथा माल के पारेषण मतलब भेजे जाने वाला पारेषण है, पर पारेषण मतलब भेजा जाने पर कर केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किया जाता है परंतु राज्यों को सौंप दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 269 क में बात बोली गई है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों को कर आय बंटवारा करने के लिए पहली बार गडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो गडगिल वर्ष किस वर्ष आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये 1969 से 70 के बीच में, 1980 से 81 के बीच में, 1988 से 89 के बीच में, 1998 से 99 के बीच में
तो 1969 के बीच में आया था गडगिल सूत्र। ये आंसर सही है, याद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गडगिल सूत्र जो 5वां वित्त आयोग जो आया था, ये 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे गडगिल, उन्हीं ने ये फार्मूला दिया था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन जो है लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो जो सूची का मामला है वो कहाँ से लिया गया है बताइए। तो जो समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची का जो विषय वाला जो है, सूचियों में शक्ति का विभाजन जो किया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो समवर्ती सूची वो सब केंद्र सूची ये सब जो है वहीं से लिया गया है, याद रखिएगा। शक्तियों का 3 सूचियों में शक्तियों का बंटवारा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल मतलब समझ रहे हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो कब जोड़ा गया था? 90 में, 91 में, 92 में, 93 में? 92 में जोड़ा गया था। सी आंसर सही है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका। ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट के 21 क्वेश्चन आए थे। अब अंतर्राज्यीय संबंध है, इंटर स्टेट रिलेशन है। ये सेंटर स्टेट रिलेशन था, अब जो है इंटर स्टेट रिलेशन है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको।